भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि किसी राज्य के हालात बिगड़ जाते हैं तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद वहां पर आर्मी रूल लागू करना। तो पहली बात तो ये है कि तुषार मेहता का सवाल भी सुप्रीम कोर्ट से कनेक्ट है। अब पहले हम समझते हैं कि तुषार मेहता का सवाल क्यों गलत है। तो आप देखेंगे कि सरकार के भारत में तीन पार्ट हैं, तीनों बिल्कुल सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। अभी आप देखेंगे पहला पार्ट एग्जीक्यूटिव, दूसरा आप देखेंगे लेजिस्लेचर एंड तीसरा आप देखेंगे जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं राष्ट्रपति, वास्तव में एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करते हैं। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेशिया, ये बिल्कुल सेपरेट पार्ट है। यह बहुत शक्तिशाली पार्ट है सरकार का। उसके बाद लेजिस्लेचर, यहाँ पे कानून पारित होते हैं, कानून बनाए जाते हैं। जहाँ राज्य हो, राज्य की विधानसभा हो, वहाँ राज्यों की विधानसभा में भी सेम प्रोसेस, राज्यों के लिए कानून बनाए जाते हैं। और नेशनल असेंबली जैसे संसद में नेशनल लेवल पर कानून बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी वास्तव में अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट जनता का एक हाउस है और इसमें जनता के कार्यों की सुनवाई होती है और जनता के फेवर में सुनाया जाता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो तुषार मेहता चाहते क्या है, तुषार मेहता इसकी कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से। जबकि एग्जीक्यूटिव का कोई भी पावर जुडिशियरी को कभी चैलेंज नहीं कर सकता और जुडिशियरी का पावर एग्जीक्यूटिव को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि जुडिशियरी किसी भी देश का सबसे पावरफुल पार्ट होता है और इसका पावरफुल होना किसी भी देश की मजबूत डेमोक्रेसी को प्रदर्शित करता है। यदि जुडिशियरी की पावर सीधी एग्जीक्यूटिव को दे दी जाए, मतलब प्रधानमंत्री को कुछ शक्तियां बांट दी जाए, राष्ट्रपति को बांट दी जाए, मंत्री परिषद को या नौकरशाही को, तो फिर वो जुडिशियरी कहाँ रहा। जुडिशियरी डिसाइड करता है राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली होगा, क्योंकि जुडिशियरी के दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जुडिशियरी अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैन पावर एंड द सुपर पावर इन एनी कंट्री। यहाँ पे यही बात है, जुडिशियरी कह रही है कि संविधान सर्वोपरि है, तुषार मेहता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सर्वोपरि है। इमीडिएट एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो प्रेसिडेंट रूल की बात है, तो प्रेसिडेंट रूल में संशोधन की बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल को डायरेक्टली आप लागू करते हैं, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे श्रेष्ठ एवं सम्मानित पद है। परंतु राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जब किसी राज्य में आर्मी रूल लागू किया जाता है तो वह राष्ट्रपति के आदेश पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री वाली जो मंत्री परिषद होती है, उस मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को बैक डोर से एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये करिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, या तो राष्ट्रपति को उतनी शक्ति दें कि वो स्वविवेक से अपने कुछ फैसले कर सके, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री की शक्तियों को बांटने की जब बात आती है तो सरकार के जो मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं इसमें आगे विरोध करते हैं, क्योंकि अपनी शक्तियों को राष्ट्रपति को देंगे नहीं। तो राष्ट्रपति को शक्ति कहां से दिलाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जुडिशियरी से, यानी जुडिशियरी की शक्तियों को राष्ट्रपति की शक्तियों में समाहित करने का प्रयास कर रही है। इसे चोरी कह सकते हैं, राष्ट्रपति का आदेश तो है नहीं, राष्ट्रपति का ऑर्डर तो है नहीं। तो अब यहाँ पे यदि जुडिशियरी की शक्तियों को कम करके राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगा। और प्रेसिडेंट रूल अर्थात वही मेडाइवल पीरियड वाला रूल जो जब जलालहू ने कहा, जो बादशाह सलामत ने कहा, वही अंतिम शब्द है और वह मानना ही होगा। तो फिर डेमोक्रेसी किस चीज की होगी। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष जुडिशियरी, और जुडिशियरी को जितना आप शक्ति देंगे उतना डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा। एग्जीक्यूटिव को ताकतवर होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, इनको बस कानून पास करना है। और हमारी संसद में जो
यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किसी कानून को डिसाइड करते हैं, उस पर चर्चा होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं और उसके बाद वो बिल संसद में ले आया जाता है। जिस पार्टी का रूल होता है, आंखें बंद करके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको वोट कर देते हैं। अपोजिशन उस पर थोड़ी सी बहस करता है, क्योंकि अपोजिशन के कुछ इंटेलेक्चुअल लीडर्स उस पर बोलने की समझ रखते हैं, तो बात करते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों में कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्ता पक्ष के लोग तो सीधा वोट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के आदेश पर सत्ता पक्ष के सभी मेंबर को यस कहना होता है। पर प्रधानमंत्री को एडवाइस करती है नौकरशाही, तो वहां से उसके साइड इफेक्ट और उसके बेनिफिट्स नौकरशाही पहले से जानती है। उसके बाद प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा कुछ कानून के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनका काम होता है पार्लियामेंट में लेके आना, क्योंकि उनके पास पावर ऑफ पैन होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है और लीडर ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज आप देखेंगे कि तुषार मेहता का तर्क है कि ये स्टेट है, यहाँ पे अनवांटेड स्थितियां बनी है। मतलब यहाँ पे वायलेंस हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है। अगर बॉर्डर एरिया में है तो शत्रु सेना के द्वारा इस पे कब्जा जमाया जा सकता है, यहाँ पे युद्ध छिड़ सकता है और सीमा खतरे में जा सकती है। उन कंडीशन में तुषार मेहता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट वहां पे रूल करना होगा और तुरंत आर्मी भेज देनी होगी। ऐसा ही होता भी है, परंतु वास्तव में तुषार मेहता ने कहा कि क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत होगी, तो ये तो विषय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर है, वहां सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात जाती है स्टेट में, स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है, तो उस गवर्नमेंट में एक उसका लीडर होता है जो मुख्यमंत्री कहलाता है। वो अपने फैसले ले सकता है, उसे पूरी जनता चुनती है। और वहां पे किसी बाहरी खतरे का या बॉर्डर एरिया से किसी प्रकार की समस्या का कोई खतरा लगभग नहीं होता। ऐसे में राज्यपाल की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल जिस प्रकार से बिल रोक के बैठ लेते हैं, वो संसद में जो पार्टी रूल करती है उसके दबाव में और उसके आदेश पर ऐसा करते हैं, जो डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। वास्तव में तुषार मेहता का तर्क डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाला है। इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई प्रकार के दबाव यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को सेंटर में रखे, पावर ऑफ कैबिनेट को सेंटर में रखे, तब ये फैसला देना होगा। और आशा यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ देगा। मेरा इंडिविजुअल व्यू ये है कि तुषार मेहता किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने लायक व्यक्ति नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल है, तो क्या ही कह सकते हैं। जहां हमारे इतने क्वालिफाइड पॉलिटिशियन हो, जहां इतना क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर हो, तो वहां पे सॉलिसिटर जनरल भी ऐसे ही होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें एजुकेशन का नहीं पता लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर है। लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्हें लॉ का नहीं पता, वो लॉ मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमण है, उन्हें फाइनेंस का नहीं पता, इकोनॉमिक्स का नहीं पता, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर है। एस जयशंकर, उन्हें विदेश नीतियों का नहीं पता और वो विदेश मंत्री हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अभी मिस्टर ट्रंप के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार की कैंपेनिंग थी, वो बहुत बड़े युद्ध स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट था, परंतु आपने परिणाम देखे कितने नकारात्मक रहे। इस पे फॉरेन मिनिस्टर के फेलियर नहीं तो क्या कहेंगे। फॉरेन मिनिस्टर अभी से नहीं, पिछले टर्म में भी यही थे, तो इन्होंने किया क्या है। और दूसरी बात ये है कि अभी हम जिस डायरेक्शन में फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड को एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, वो डायरेक्शन 5 साल बाद याद रखना बहुत खतरनाक साबित होगा। वो इससे भी खतरनाक होगा। अमेरिकन टैरिफ वास्तव में भारत के लिए निराशाजनक स्टेप है। वास्तव में तो ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। हम 15 सालों से कर क्या रहे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझे हुए लोग हैं ना। अगर हम किसी देश का दौरा किए तो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इम्प्रेस करने के लिए, डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लुएंस छोड़ने के लिए हम विदेशी दौरे किए। प्रधानमंत्री के इतने दौरों का फायदा हुआ कि 15 मिनट दौरे काम नहीं कर सके, काम नहीं आए। तो सबसे जरूरी यहाँ पे समझने की बात यह है कि इंटेलेक्चुअल लोगों को सत्ता में लाने से सॉलिसिटर जनरल के ऐसे स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं मिलेगी, अमेरिका जैसे देशों के टैरिफ की मार नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लीडर्स जो होते हैं वो कंट्रीज के बीच में एक बहुत संतुलित बैलेंस बना देते हैं।
तो इंटेलेक्चुअल लीडर्स की पहचान ये होती है और उनका कमाल ये होता है कि वो दौरे कम करते हैं, किसी भी देश की विजिट कम करते हैं, लेकिन उनके जो डिसीजन होते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो एक बैलेंस बना के चलते हैं। उन्हें पता होता है कि 5 साल बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं, 10 साल बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति 15 साल के लिए सत्ता में आया, उसने अपने दिल से लेकर दिमाग की और देश की सारी बातें एक थर्ड पर्सन के सामने एक्सपोज कर दी, तो वो फायदा तो उठाएगा। और उसने वही भारत को कमजोर समझ के उसने इस फायदे को उठाया, और इन कमजोरियों का पता उसको देने वाला प्राइम मिनिस्टर है भारत का। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल लोगों की बहुत जरूरत है इस देश को, जो बहुत कम है।